तो नेक्स्ट इक्वेशंस है क्या, और इसको हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और अदर टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फेराडेज के बीच में जो अमाउंट ऑफ करंट पास्ड होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है E इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो इसको हम लोग डेराइव करेंगे अभी, इसी का अप्लीकेशंस करके इसको एक्सटेंड करेंगे दो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए m अपॉन एम प्लस आयन कंसंट्रेशंस लिखा हुआ है, यदि दो का होगा तो दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ, वी हैव एज्यूम्ड इन द प्रीवियस सेक्शन दैट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व्ड in the electrodes reaction is unity. This need not be always true. Thus show that for the electrode reactions M plus ion in aqueous solutions gain n number of electron to reduced into M solid. इसका मतलब क्या हुआ, मेटल आयंस जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स में है, सपोज मैग्नीशियम सल्फेट से या कॉपर सल्फेट से या जिंक सल्फेट है, तो उसमें M प्लस आयन है, सपोज Cu+2 आयन्स है, तो प्लस n इलेक्ट्रॉन की जगह पर कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐड करेंगे, तो कॉपर सॉलिड यहाँ डिपोजिटेड होगा, राइट। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड रिडॉक्स हाफ रिएक्शंस, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शंस एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ रिडक्शंस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। So the electrode potentials at any concentration measured with respect to standard hydrogen electrodes can be represented as, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का हम लोग जनरली 0 लेकर के चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जब उसको हम लोग 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशंस में डाल करके 1 बार प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस हम लोग बबल कराते हैं, और फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स कॉटेड रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स रहता है, कंप्लीट इनर्ट। तो इक्वेशंस का हम लोग यूज़ इस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ मेटल आयंस टू मेटल दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर, यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फेराडेज कांस्टेंट, एल एन नेचुरल लॉग है, एम कंसंट्रेशन ऑफ एम, यहाँ क्या है मेटल का कंसंट्रेशन जो हमेशा यूनिटी होता है, और नीचे कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो मेटल आयंस है, क्लियर। बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एम इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी, तो यदि यूनिटी लिख लेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम वाइट बोर्ड को लेते हैं और वहाँ पर जाके कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, तो नेक्स्ट इक्वेशन सब हम लोग डेरिवेशंस करने के लिए फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग को रिडक्शन हाफ लेना पड़ेगा। तो यदि कोई भी रिडक्शन लेते हैं तो सपोज हम लोग यहाँ मेटल ले लेते हैं m प्लस, और कितना प्लस है तो n प्लस है, m पर n प्लस है, n यहाँ
नंबर ऑफ चार्ज है, तो उतना ही नंबर में इलेक्ट्रॉन्स का नीड पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिक्वायर्ड, सो इट गेन्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस टू मेटल दैट इज सॉलिड। अब ये मेटल सॉलिड हो चुका है, क्लियर। तो ये रिडक्शन हाफ हो गया। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल्स को नस्ट ने इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे कि ई ऑफ द सेल, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन हाफ कब होगा? जब मेटल आयन रिड्यूस होगा मेटल में, तो रिडक्शन हाफ होगा। तो हम लोग यहाँ एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि रिडक्शन हाफ के लिए क्या दिया हुआ है। तो रिडक्शन हाफ के लिए मेटल आयन से मेटल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल आयन से मेटल बन रहा है। मेटल आयन्स यहाँ क्या है, ई के बाद हम लोग नीचे लिख सकते हैं यहाँ M पर प्लस चार्ज टू M, ये रिडक्शन हो गया, इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट लगा देंगे इसी में, M प्लस रहेगा M भी रहेगा, माइनस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इंटू टेम्परेचर इन केल्विन T, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जितना लॉस गेन हो रहा है, F फैराडे कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 96500 होता है। एंड नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स को m लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस आयन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट इक्वेशंस में पहला स्टेप कंप्लीट कर ली। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे, सपोज इसको इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशंस को लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को पहले से ही क्लास 11 में ये पता होता है कि रिडक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, कोई भी प्योर सॉलिड का यदि कंसंट्रेशन लेते हैं या प्योर लिक्विड का ही लेंगे, इक्वल टू कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मेटल सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, तो कोई भी प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है। तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1, ये हम लोग को पहले से ही पता है। तो अब इसका वैल्यू यदि इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम लोगों का क्या मिलता है। तो देख सकते हैं इसमें सिर्फ m का कंसंट्रेशन की जगह यूनिटी डाल देंगे, तो m का कंसंट्रेशन कहाँ है, इस जगह पर, ये हो जाएगा यूनिटी, क्लियर। तो यदि ये यहाँ यूनिटी हो रहा है तो ln के बाद जो रहेगा वो चेंज करेंगे, रेस्ट सब कुछ सेम होगा, तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। तो m की जगह पर क्या था, तो हम लोग पहले लिखते हैं कि E ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द सेल, तो E डायरेक्ट यहाँ लिख दें m प्लस टू m इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज E नॉट ऑफ द सेल, क्लियर, माइनस RT अपॉन NF नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फैराडे कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ln 1 अपॉन, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल हो गया यूनिटी, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड्स, तो मेटल आयंस, तो m प्लस कर देते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब इसको यदि हम लोग इक्वेशन 2 ले लें, दिस इज
टेकन एज इक्वेशन 2, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 ले रहे हैं, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया, ये फर्स्ट सेल की थी। तो हम लोग एनसीईआरटी में भी देखते हैं, यहाँ भी सेम प्रोसेस लगाया गया है, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या ले लिया गया एनसीईआरटी में, हम लोग इसको देख पा रहे हैं इक्वेशन 3.8 लिया, लेकिन हम लोग इसको इक्वेशन 1 और 2 लिया। इसको मत छो, करंट लग जाएगा उसमें। तो इस तरह से हम लोग ले लिए इक्वेशन 1। अब ई नॉट एम पर पावर n अपॉन m, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। R इज गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। F इज फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू 96500 हम लोग लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 96487 कूलम पर मोल होता है, राइट। तो ये वैल्यू याद करना पड़ेगा, तब न्यूमेरिकल्स बनेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगा। T is temperature in Kelvin and m plus ion is the concentrations of the species m पर n number of electrons, मतलब मेटल पर n number of charge, ठीक है। तो अब यहाँ इसके बाद कुछ वैल्यूज दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़े थे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। तो बहुत सारा मेटल्स का दिया हुआ है, बहुत सारा नॉन मेटल्स का दिया हुआ है, बहुत सारा कैटाइंस का दिया और एनाइंस का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सबके लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम फ्लोरीन करेगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा 2.87 वोल्ट, क्लियर। और सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम नीचे जाने से होगा। सबसे कम लोग देख रहे हैं लिथियम का, लिथियम प्लस आयन गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म लिथियम, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एकदम कम है, -3.05। तो -3.05 हम लोग ऐसे ही इसको देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइज करता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स इजीली, सॉरी लॉस 1 इलेक्ट्रॉन इजीली। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लिथियम कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज कर जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग किसी का भी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट से, ठीक है। तो अब इन्हें डेनियल सेल्स, हम लोग डेनियल सेल्स पर चलेंगे, तो इसी इक्वेशंस को फिर हम लोग इंटेंसीफाई करेंगे। सपोज कॉपर के लिए और जिंक के लिए ये हम लोग लिख रहे हैं, तो कॉपर और जिंक के लिए इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो यदि इसको हम यहाँ से कॉपी कर लें, तो देखते हैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करने का ये ऑप्शन से दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन जो हम वहाँ लिखे थे उसको ये पुट कर देंगे, जो इक्वेशन 3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 पढ़ो तो मेरे बुक को तो इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन 3 के फॉर्म में। तो इस पेज में तो स्पेस नहीं बचा हुआ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इक्वेशन 3 के लिए हम सेकंड पेज लेते हैं। तो सेकंड पेज यहाँ से ले रहे हैं, उसको पेस्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं 100% तक, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं।
तो अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग कैथोड्स में। तो इन ए Daniell cell the electrode potential for any given concentrations of copper plus 2 ions and zinc plus 2 ions we write for cathode। तो हम लोग कैथोड्स के लिए लिखेंगे, तो कैथोड एनोड के लिए हम लोग Daniell सेल्स में पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शंस। फिर से यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शंस को ड्रॉ करते हैं। तो Daniell सेल्स में क्या होता है, एक इस तरह का कंपार्टमेंट रहता है लेफ्ट हैंड साइड्स में, दूसरा कंपार्टमेंट रहता है राइट हैंड साइड्स में। एक में हम लोग कॉपर डालते हैं, एक में हम लोग जिंक डालते हैं। ओह क्या बात है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स हो गया। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग प्लेस्ड कर देते हैं और दोनों को यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक यू शेप्ड का सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। हम इसको रेड कलर में दिखा रहे हैं, समझने में आसान होगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज है जो कनेक्शंस को कंप्लीट करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, बट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स में ये वायर के तरह कनेक्शंस को प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को रोकता है, रेसिस्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को इधर से उधर जाने नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ये मेंटेन करेगा और इनर सर्किट्स को कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया मेरे पास कॉपर और एक हो गया जिंक। तो ये Cu इलेक्ट्रोड है और ये Zn है। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, इसमें लगाएंगे LOAN और इसमें RRCP। तो LON का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कॉल्ड एनोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये तो याद रखना ही, हर जगह इसका यूज होगा। एंड RRCP मीन्स राइट हैंड साइड रिडक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड कैथोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हमको राइट साइड्स वाला लिख रहा है, ये पॉजिटिव है ना, कैथोड और पॉजिटिव। तो इसका नाम क्या हो गया, कैथोड हो गया और चार्ज इसमें पॉजिटिव है, तो इसका नाम हम लोग डाल देंगे दिस इज कैथोड। और चार्ज इसका क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसका। और ये जिंक है, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा इसका। ठीक है, नाम इसका क्या हो जाएगा, तो ये एनोड है, इसका नाम एनोड है। तो ए मतलब एनोड हो गया और एन मतलब नेगेटिव हो गया, तो एनोड यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जिंक और कॉपर। और जिंक वाला में इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहेगा वो ZnSO4 रहेगा, मतलब जिंक +2 आयंस रहेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं यहाँ Zn+2 में है। और इसमें कॉपर सल्फेट होगा, तो कॉपर सल्फेट्स को हम लोग Cu+2 लिख सकते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गया, दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये तो हम लोग Daniell सेल्स को समझे जिसमें जिंक कॉपर कपल होता है। ठीक है, Daniell सेल्स समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं नस्ट इक्वेशंस का एप्लीकेशन इसमें हम लोग कैसे करेंगे। तो नस्ट इक्वेशंस का एप्लीकेशंस करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नस्ट इक्वेशंस इसमें लगाएंगे। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशंस का यूज़ कर रहे हैं। तो कैथोड मतलब लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स में हम लोग कैथोड और एनोड देख रहे हैं। तो यहाँ से ये एनोड है और कैथोड है, राइट हैंड साइड्स कैथोड है।
तो हम लोग कैथोड की तरफ पहले लिखेंगे, तो पहले कॉपर वाला लिखेंगे, जैसे यहाँ बुक में भी यूज़ किया हुआ है। बुक में हम लोग देख सकते हैं यहाँ राइट साइड जो होगा उसको कैथोड्स वाले इक्वेशंस में लिखे हैं, तो हम लोग भी कैथोड्स वाले राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ हम कैथोड वाले को लिख रहे हैं पहले, ठीक है। तो कैथोड में हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर रहे हैं, तो कैथोड साइड्स में हो जाएगा जिंक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई ऑफ द जिंक। तो जिंक मतलब यहाँ Zn+2 सॉरी कॉपर हो जाएगा ना, Cu+2 होगा कैथोड में, ठीक है। तो कॉपर से कॉपर सॉलिड बनने में जो रिडक्शन होगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट ऑफ द सेम हो जाएगा Cu+2 ऑब्लिक Cu माइनस RT NF, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, तो 2 × F हो जाएगा। F का फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ था। नेचुरल लॉ कंसंट्रेशंस ऑफ कॉपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयंस। तो कॉपर का कंसंट्रेशन तो यूनिटी हो जाएगा, तो हम लोग इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे, तो इसको हम इक्वेशन 3 ले रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसको इक्वेशन 4 हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या चेंज हम कर रहे हैं, ई ऑफ द सेल रहेगा, तो ई ऑफ द सेल यहाँ हो जाएगा Cu+2 ऑब्लिक Cu इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल में फिर से हो जाएगा Cu+2 ऑब्लिक Cu माइनस RT/2 × F नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयंस। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ये 4 हो जाएगा ना, तो 3 तो हो चुका है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन हम लोग 3 और 4 रिप्रेजेंट्स कर दिए इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ये कंप्लीट हो गया रिडक्शन साइड्स, अब ऑक्सीडेशन साइड्स में चलते हैं। तो कैथोड्स कंप्लीट हो गया, अब एनोड्स में चलते हैं। तो एनोड में जिंक रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जिंक के लिए ये इक्वेशंस यूज़ करे हैं जो यहाँ 3.10 में यूज़ किया गया है। तो अब फॉर एनोड लिखते हैं, ठीक है। Ctrl+C करके इसको एनोड की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ एनोड में हो जाएगा, तो पहले पेस्ट कर लेते हैं। और एनोड वाला इधर चला गया, इसको नीचे की तरफ ले चलते हैं। तो 4 एनोड्स यहाँ से हम लोग लिखते हैं। एनोड्स की तरफ होगा जिंक वाला, तो जिंक वाले के लिए हम लोग इक्वेशन नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो वहाँ इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे, तो उसको हम अलग कलर्स में यूज़ कर रहे हैं, ये हम ब्लैक कलर का यूज़ सेलेक्ट किया है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ई ऑफ द सेल, ई ऑफ द सेल, तो सेल यहाँ हो जाएगा जिंक+2 से Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हो गया, इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द जिंक। तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, माइनस RT सेम रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी लॉस हो रहा है, तो 2 × फैराडे यहाँ रहेगा, Ln रहेगा, और सॉलिड जिंक का कंसंट्रेशन अपॉन जिंक आयन का कंसंट्रेशन। तो सॉलिड जिंक का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन 5 में यूनिटी लिख दें। तो यहाँ हम मिटा करके इसको
डायरेक्ट यूनिटी लिख देते हैं, इसको मिटा दिए और यहाँ हम डायरेक्टली यूनिटी मतलब 1 लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 हो गया ये नोट साइड्स में, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 3 इक्वेशंस लिए, 3, 4, 5, 3 इक्वेशंस में से मेन 2 इक्वेशंस ही यहाँ आ रहा है जो 4 और 5 है। 4 हो गया रिडक्शन के लिए और इक्वेशन 5 हो गया ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हम लोग फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट में कौन है, तो राइट हैंड साइड्स में आर आर सी पी के तो कैथोड होगा। तो कैथोड साइड्स में जो इक्वेशंस है उसका सब्सट्रैक्शंस करेंगे एनोड साइड की इक्वेशंस को। तो इक्वेशंस काफ़ी बड़ा होने वाला है, इसलिए इस पेज में तो नहीं लेगा, नेक्स्ट पेज हम लोग को जाना पड़ेगा। बट नेक्स्ट पेज जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को यहाँ फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो अब क्या लिखा हुआ है कि द सेल पोटेंशियल ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड कर दिया है, मतलब राइट माइनस लेफ्ट कर दिया गया है। तो कॉपर माइनस जिंक कर दिया गया है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 और 5 में दिया हुआ है। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 हम लोग करके ई ऑफ द सेल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सेल पोटेंशियल इक्वल टू हम यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं। तो वाइट बोर्ड में चलते हैं इसको लेकर के और नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। सेल पोटेंशियल के बाद कुछ यहाँ ये वाला पार्ट सही नहीं आ रहा है। तो सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू यहाँ हम हैंड से ही लिख देंगे। तो सेल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, ई ऑफ द सेल इक्वल टू हो जाएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। और इसको हम लोग ई ऑफ द सेल में ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ द सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड में क्या होगा, आर आर सी पी। सो सी मतलब कैथोड, तो हम लोग कैथोड का पोटेंशियल लिखेंगे। तो कैथोड का पोटेंशियल क्या हो जाता है, ई ऑफ द कैथोड माइनस ई ऑफ द एनोड। तो कैथोड से हम लोग एनोड को करके ये कर सकते हैं। तो एनोड और कैथोड में यहाँ क्या लिया गया है, कॉपर और जिंक लिया गया है। तो कॉपर और जिंक को देखेंगे तो ई ऑफ द सेल बैटरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब टोटल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कैथोड में होगा रिडक्शन पोटेंशियल और इसमें एनोड में होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम लोग लेते हैं ई ऑफ द राइट हैंड साइड्स में क्या है, कॉपर था। तो कॉपर +2 ऑब्लिक Cu माइनस ई ऑफ द जिंक +2 ऑब्लिक Zn। क्लियर। तो ये यदि हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट अब सेल इक्वेशंस हम लोग लिख पाएंगे। तो थोड़ा बड़ा होगा बट इसको समझना होगा। तो हम यहाँ अलग कलर से तीनों को लिख रहे हैं। तो येलो कलर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ई ऑफ द सेल इक्वल टू
इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन, ये पूरा वैल्यू इक्वेशन मेरे पास 4 में दिया हुआ है। हम लोग पिछले पेज से देख सकते हैं, तो प्रीवियस पेज में देख सकते हैं, ये इक्वेशन 4 में मेरा दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन 4, ये कॉपर का दिया हुआ है, इक्वेशन 4 में दिख रहा है। और इक्वेशन 5 में ये वाला भी मेरा दिया हुआ है जिंक का, तो ये वैल्यू लिख देंगे उसके जगह पर इक्वेशन 5 वाला में, और ये वैल्यू इक्वेशन 4 वाला में लिख देंगे। तो उसमें बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, इसलिए कॉमन वाला पार्ट हट जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में, इसके बाद पेज नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इक्वेशन फोर माइनस इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करेंगे तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ से लिखते हैं। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 को कर रहे हैं हम, तो इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ई ऑफ द सेल, अब पूरा सेल का ले रहे हैं, इक्वल टू इक्वेशन 5 में हम लोग क्या देख पा रहे थे कि ई ऑफ द कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक सी यू माइनस आर टी 2 इंटू एफ था, और नेचुरल लॉग 1 अपॉन सी यू प्लस 2 आयंस का कंसंट्रेशन था। माइनस क्या होगा इक्वेशन, अब हम लोग 5 पर चलेंगे, तो इक्वेशन 5 हम लोग यहाँ लिखेंगे जहाँ इक्वेशन 5 का प्लेस है। ठीक है, और इसको हम अलग कलर से लिख रहे हैं, समझने में आसानी होगा। तो इक्वेशन 5 में हम लोग ई ऑफ द सेल में क्या लिए हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स, और यहाँ भी मैं मिस्टेक किया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स होगा, यहाँ ई नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ ई नॉट हम लोग को लगा देना है। तो यहाँ भी ई नॉट ऑफ द रिडक्शंस में आ जाएगा जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक जेड एन, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, और माइनस आर टी बाई एन एफ की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो 2 एफ लिख देंगे, एल एन हो जाएगा नेचुरल लॉग, और 1 अपॉन हो जाएगा जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल लिए। इसको इक्वेशन हम लोग 6 ले लेंगे, दिस इज इक्वेशन 6। अब इसमें बहुत कुछ कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन, इस इक्वेशन 6 में बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, उसको हम लोग कॉमन वाला पार्ट को पहले साइड कर लेंगे। तो इसको फिर से नेक्स्ट में हम लोग इक्वेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। ना चलो ले जाएंगे, ओहो नो ये वाला। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, ये हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है इधर भी, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है इधर भी, तो ये दोनों पार्ट हम लोग कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ जिंक है और यहाँ कॉपर है। ठीक है, और यहाँ सी यू और यहाँ जेड एन है, ये डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है उसको हम लोग डिफरेंस छोड़ देते हैं, रेस्ट पार्ट को हम लोग सेम ले लेते हैं, रेस्ट पार्ट को सेम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है,
तो जिस सेम था उसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल लिख सकते हैं, क्योंकि ई राइट माइनस ई लेफ्ट इक्वल टू ई नॉट होता है। तो ई नॉट ऑफ द सेल, क्लियर, माइनस आर टी दोनों साइड था, तो आर टी और एन एफ कॉमन ले लिए। एन एफ की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन्स था, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2f हम कॉमन ले लिए। और एल एन भी दोनों साइड था, कॉमन ले लिए। अब 1 माइनस जिंक था, 1 अपॉन जिंक था, तो 1 अपॉन जिंक को हम लोग ऊपर में ले लेते हैं और कॉपर को नीचे में ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो ये इक्वेशन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस को छोटा करने के लिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर का वैल्यू यदि रख देंगे तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो केल्विन में 298 हो जाएगा केल्विन, अपॉन 2 इंटू फेराडे का वैल्यू 96487 कूलम पर मोल होता है। ये वैल्यू हम लोग रख दिए और लॉग एल को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2.303, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इंटू कर देंगे 2.303, रेस्ट हम लोग सारा पार्ट को ऐसे ही रखेंगे। तो रेस्ट में क्या है, लॉग है, लॉग का टर्म अभी भी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 एंड Cu प्लस 2 आयंस, ये हम यहाँ भी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल है, अलग अलग है, ठीक है। ये इक्वेशन 8 आ गया मेरे पास, तो यहाँ इसको हम इक्वेशन 8 लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन 8 को यदि सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा जो 9 होगा। तो अब ई ऑफ द, इसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई ऑफ द सेल में हम फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं तो सबका वैल्यू निकालेंगे। तो ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा 0.059, ठीक है। और n का वैल्यू यहाँ 2 जो है उसको हम नहीं लिए हैं क्योंकि n यहाँ वेरिएबल है, तो यहाँ नीचे हम n रख देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 को ऐसे छोड़ दिए हैं। तो अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन n कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 माइनस अपॉन Cu प्लस 2। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 9। तो इस इक्वेशंस को यूज करके हम लोग ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन यूज हो जाएगा कहीं भी। अब इसको हम लोग इक्वेशन जो एनसीईआरटी में दिया हो वहाँ से मैच करते हैं। देखो यहाँ भी वही दिया हुआ होगा, सेम इक्वेशंस दिया हुआ है, अपॉन 2f दिया हुआ है। तो इसको यदि यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 0.059 नहीं दिया है, RT अपॉन 2f लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लास्ट वाला इक्वेशंस देखो ये मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। यहाँ 2 के जगह पर हम n दिए हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक कॉपर है, इसलिए हम लोग 2 लिख सकते हैं n की जगह पर। बट यदि
सिल्वर जिंक होगा या सिर्फ अलग अलग मेटल्स है, ठीक है, तो ये चेंज होगा, वेरिएबल होगा, इसलिए हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशंस कॉल्ड नस्ट इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नस्ट इक्वेशंस का डेरिवेशंस हुआ। तो इतना बड़ा डेरिवेशंस एग्जाम में बहुत कम टाइम पूछा जाता है, बट आज तो रखना ही होगा डेरिवेशंस को सारे। ये फाइनल डेरिवेशंस हो गया, इसको हम इसके ना फिट शेप में ले आते हैं, तो ये नस्ट इक्वेशंस बोलेंगे। दिस इज नस्ट इक्वेशंस। क्लियर। अब इसका एप्लीकेशन देखो, एनसीईआरटी में बहुत जगह पर बहुत तरीके से किया हुआ है। तो यदि हम लोग यहाँ एनसीईआरटी को देखें तो नस्ट इक्वेशंस का एप्लीकेशंस ई ऑफ द सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेशन में किया है, ई नॉट ऑफ द सेल का कैलकुलेशंस में भी किया गया है, ठीक है। और इसको यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में लिख करके दिखाया है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी यहाँ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, कंसंट्रेशन का टर्म जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में लिखते हैं इस तरह से लिखा गया है। और फाइनल इक्वेशन से यहाँ हम लोग देख सकते हैं यूज़ किया गया है। तो न्यूमेरिकल से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इसका कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी ये रिलेटेड है, के सी का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करके भी हम लोग यहाँ ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते। तो मेनली इसका ई ऑफ द सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल्स का कैलकुलेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में